हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी और फ़खर दुरानी के हमरा। आज हम टॉक शॉक में 4 मौज़ूआत पर डिस्कशन कर रहे हैं और आपको दिलचस्प खबरें भी मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे दो उन रहनुमाओं की जिन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है, दो पार्टी सरबराहों के। एक हैं जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। दूसरे हैं जहांगीर तरीन। ये क्यों हुआ, इसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, नून लीग क्या सोच रही है। तीसरे नंबर पर हम एक और इंटरेस्टिंग मौजू के ऊपर बात करेंगे, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। और चौथे नंबर पे भी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि यूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कैंपेन चलाई हुई है, कुछ सही कुछ गलत भी कह सकते हैं, कुछ उनकी बातें ठीक भी हैं, कुछ के ऊपर हम सवाल भी उठा सकते हैं कि मुल्क में धांधली हुई है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार हैं मानसहरा से, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनके ऊपर एक कंप्लेंट गई हुई है। नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदों ने कंप्लेंट की हुई है कि मानसहरा से जो नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन हारा है, तो जीता जो बंदा है वो धांधली करके जीता है, जिन्हीं के आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई बैक्ड है वो धांधली करके जीता है। तो इन 4-5 मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मतलब आप शाह साहब ये कह रहे हैं कि बाकी सब तो धांधली की बात कर रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ भी धांधली की बात मियां कर नवाज रहे हैं शरीफ कि मेरे साथ भी धांधली ऐसे ही तो बिल्कुल। उनके साथ धांधली हुई है या नहीं हुई? मैं तो समझता हुई है। देखें, मियां साहब से भी कहीं ना कहीं धांधली कहीं ना कहीं तो धांधली हुई है मियां साहब। और इसीलिए आप वो लिख के भी शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ना ये इस बात को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जी, NA-15 है मानसहरा का, तो वहाँ पर जो इलेक्शन रिजल्ट आए तो उसमें मियां साहब के मद्दे मुकाबल थे राजा गुस्तासिफ। ये पुराने वजीर भी रहे हैं, फिर पीटीआई के बानियों में थे, फिर नाराज़ हो गए पीटीआई से, फिर वापस पीटीआई में आ गए। इलेक्शन लड़ा उन्होंने, ज़ाहिर है पीटीआई बैक लड़ा इलेक्शन। तो 20,000 से ज़ायद 20-25 हज़ार का वो मार्जिन है, 20,000 से ज़ायद का मार्जिन है उनका कि जो वो जीत गए लीड से। अच्छा, वो इलाका है कैप्टन सफदर का, और एक्चुअली कैप्टन सफदर ने वहाँ पे बड़ा काम किया हुआ है। मैं मानसहरा में खुद गया हुआ हूँ, और मैं ना मानसहरा में मुझे गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ, जो कि पहाड़ चढ़ के फिर नीचे उतर के एक पहाड़ों के दरमियान में था वो गांव। आप हैरान होंगे कि उस गांव की जो रास्ते थे ना, बने हुए थे, पक्के बने हुए थे रास्ते। होता है ना गांव में कच्चे रास्ते होते हैं, पगडंडियाँ होती है जिनके ऊपर, वो पक्का बकायदा रास्ता बना हुआ था, गाड़ी भी जा सकती थी, और बड़ी हैरान कन। तो वहाँ पे एक्चुअली कैप्टन सफदर ने काम बड़ा किया हुआ है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पीटीआई का भी जोर था। तो अब वो कंप्लेन क्या कर रहे हैं वहाँ पर, कैप्टन सफदर अगले दिन आए थे इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने वहाँ पर कंप्लेन ये किया है कि ये जो राजा गुस्तासिफ साहब जीते, ये धांधली करके जीते। और बिहाफ ऑफ मियां नवाज शरीफ कंप्लेन की है जी, और कैंडिडेट वो है ना, यानी मियां साहब भी कंप्लेन कर रहे हैं कि धांधली हुई है। मियां साहब भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि धांधली हुई है, लेकिन वो जिस धांधली का वहां लिख के दे रहे हैं ना, असल में धांधली उनसे कहीं और धांधली तो कहीं और हो गई। अच्छा, वैसे ना ये इसके ऊपर तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वो राजा गुस्तासिफ साहब को जो है ना, मैंने उनसे फ़ोन पे मेरी बात हुई ना, तो वो ये कहते हैं कि जी उन्हें फॉर्म 47 मिल गया होगा, और उनका ये कहना है कि उन्हें वो नहीं समझते कि धांधली हुई है। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अदरवाइज पीटीआई कहती है कि धांधली हुई है, लेकिन राजा गुस्तासिफ साहब वो कहते हैं। लेकिन लेट्स सी कि क्या होगा। वैसे एजाज, उस दिन जिस दिन लास्ट हमने शो किया था, तो उसमें मियां साहब ने वो विक्ट्री स्पीच की थी, 72 उनकी सीटें थी, तो और इस पे सवाल भी उठाए गए थे कि 72 पे आपने कैसे कर दी। पीटीआई ने भी तनकीद की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद की, उनका बयान था वहाँ से खुर्शीद शाह का। तो लेकिन उनकी जो स्पीच थी ना, वो 72 वाली नहीं थी, वो 172 वाली थी। और वो कहीं ना कहीं ये जानते थे कि उनकी हुकूमत जो है वो आ रही है, और वो बंदे जो हैं वो उनके पूरे हो जाने। अब उनकी ये मालूमात बैक ऑफ हिज माइंड, ये बातें उनकी क्लैरिटी के साथ थी। फिर उसमें आप हमने जो बातें की थी, 2-3 चीज़ें की थी कि देखें, वो 10 साल का प्लान दे रहे हैं ना, कि 10 साल तक मुस्तहकम पॉलिसियाँ चाहिए। तो 10 साल तक अगर मुस्तहकम पॉलिसियाँ चाहिए, तो इसका दूसरा मतलब वो ये भी बता रहे हैं कि लीडरशिप अगर यही रहेगी तो पॉलिसियाँ सेम रहेंगी। दूसरा बैक ऑफ हिज माइंड कहीं ये भी है, जब वो बता रहे हैं कि हम इस मुल्क को लेके चलेंगे, तो वो मेरे नज़दीक वो खुद अनाउंस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आए हैं, उनके मुकदमात ख़त्म हुए हैं, बेशक वो गलत थे लेकिन ख़त्म हुए हैं जिस तरीके से, फिर जिस तरीके से नाअहलियत ख़त्म हुई, तो वो ये समझते हैं कि उनके रास्ते में मज़ीद भी कोई रुकावट, और वो खुद आएंगे पीएम की सीट पे। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था।
दूसरा, जब वो ये कहते हैं कि मेरा भाई जो है वो लैपटॉप नौजवानों में तकसीम करेगा, तो मैं नहीं समझता कि वो बतौर वज़ीर तालीम करेगा, बतौर वज़ीर आला पंजाब करेगा। उनकी तकरीर के अंदर से हमें जो क्लैरिटी मिलती है। अच्छा, वैसे मैं ना कथा कलामी ये अभी इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे बात करते हैं, इस पे ये जो बात आप बात मुकम्मल कर चुके हैं, क्योंकि आपकी जो बात है ना कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और शहबाज शरीफ वज़ीर आला बनेंगे, यानी कि आपने जो रीडिंग किया है वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। मेरे पास कुछ और मालूमात है, आपके पास कुछ और मालूमात, आप बताएं। मैं फ़खर से शुरू करते हैं ना, मैं फ़खर जी एमी बेचारे के फ़खर कहेगा मुझे बीच में सैंडविच बना दिया। फ़खर जी प्लीज़। मेरा ख्याल है कि हो सकता है चौधरी साहब की जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक हो सकता है आपकी ठीक हो, मेरे पास डिफरेंट है आप दोनों से। देखें, ये जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है ये अभी जो बननी है, इस पे पूरा दिन मीडिया लगा हुआ है। कौन बनाएगा हुकूमत, कौन वज़ीर आज़म होगा, पीपल्स पार्टी को क्या मिलने जा रहा है, ये सारा कुछ जो है हर एक ने अपने इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये तजिए भी दिए, मालूमात भी दी। जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी क्योंकि डेडलॉक होता है, तो डेडलॉक का जो नुकसान होगा ना, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को सबसे ज़्यादा होगा। पीटीआई तो विन विन उसमें कंडीशन में है। अगर री इलेक्शन भी होते हैं तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई इससे ज़्यादा सीटें जीत सकती है, तो उसके लिए तो ये कोई लूजिंग वो है ही नहीं पॉइंट। तो जो नुकसान जिसको उठाना पड़ेगा वो पीपल्स पार्टी और नून लीग है। तो इन दोनों ने ये तय कर लिया है कि सिस्टम को जारी कंटिन्यू रखना है, चाहे किसी भी सूरत में हो, चाहे वो हुकूमत में बैठ के हो या हुकूमत से अपोजिशन के बेंचेस पे हो। मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के ही किसी भी उम्मीदवार को, वो चाहे चौधरी साहब ने जिस तरह का नवाज शरीफ हो सकता है, हालांकि और या आपकी कोई अभी जो सुनेंगे कि आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है वो हो, तो जो पीपल्स पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वज़ीर आज़म के लिए, वज़ारत उस्मा के लिए जो वोट है वो देगी। आपको याद है 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी तो शुरू में मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ हुकूमत में हलफ लिया था, मुशर्रफ से हलफ लिया था काबीना में। वज़रा इवन इसहाक डार वज़ीर ख़जाना बना था उस टाइम जो है उनकी हुकूमत में। तो वज़ारत उस्मा का नून लीग का जो भी होगा उसको ये वोट देंगे, 172 का जो नंबर है वो पूरा कराएंगे, उनको हुकूमत पे बिठाएंगे और फिर ख़ुद अपोजिशन में बैठेंगे। आज इस हवाले से फैसल करीम कुंडी ने जो है ना ये बाकायदा तौर पे बताया भी है ऑफिशली कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून का कोई वज़ारत उस्मा के लिए, पहली हमारी कोशिश है कि हम या तो हमें वज़ारत उस्मा की सीट दें, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये लार्जेस्ट पार्टी नून लीग है तो वो नहीं होगा। तो अदरवाइज़ वो कहते हैं हम नून लीग को वज़ारत उस्मा के लिए वोट देंगे जो रिक्वायर्ड है, उसके बाद हम अपोजिशन में बैठेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अपोजिशन लीडर की वो ले सकते हैं। देखें, आपका जो चेयरमैन नैब हो, आपके इलेक्शन कमीशन की तैनाती हो, या कोई और जितने भी इस तरह के अहम आइनी मामलात होते हैं, उसमें जो कंसल्टेशन होती है वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और लीडर ऑफ़ द हाउस के दरमियान में होती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों जमातें जो है ये फ़ैसला साजी की, इस तरह के अहम मामलात के ऊपर जो फ़ैसला साजी के जो मामलात हैं वो पीटीआई को देंगे, और ना ही जो तीसरी कुव्वत है वो ये चाहेगी कि ये इस तरह की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं या इस तरह के जितने भी अहम मामलात होते हैं उसमें वो पीटीआई की जो है ये ज़्यादा वो हो इसमें। तो ये नून लीग को हुकूमत बनवाने में जो है ये अपनी वो करेंगे, किरदार अदा करेंगे, उसके बाद अपोजिशन में बैठ के, और मुझे ये लगता है कि ये अपोजिशन लीडर के नंबर पूरे करके ये अपोजिशन लीडर वाली जो स्लॉट है ये भी ले लेंगे। तो एक जो डेमोक्रेटिक उसमें ये दोनों अहम पोजीशंस जो हैं वो इनके ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी होगी। पीटीआई गो के पार्लियामेंट का हिस्सा होगी, लेकिन वो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट वो होंगे उसमें नहीं होगी। जो अंडरस्टैंडिंग इनकी बन रही है, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है। अब आने वाले दिनों में क्या होता है और आपके पास क्या इतलात हैं इस हवाले से, मुझे यकीन है आपकी मुझसे मुख्तलिफ होंगी। मैं आपको बताऊं कि कल दिन को एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम जो है उनकी मुलाकात हुई थी तफसीली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। अच्छा, वो मुलाकात होगी, मैं कोशिश करता रहा कि उसकी डिटेल मुझे मिले, वो मुझे डिटेल ज़ाहिर है कल फौरी इमीडिएटली मिल सकी। ज़ाहिर लोग ये आपने ट्वीट किया हुआ था इस हाँ जी, मैंने खबर दी थी रात को 9 बजे, जियो ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी, क्योंकि ज़ाहिर है शहर को पता ही नहीं था
तो खैर वो खबर चली। मैंने यूएस एम्बेसी से भी रब्ता किया, अभी तक मुझे उनका भी जवाब नहीं आया। खैर मुझे जो पता चला है कि बिलावल जो है वो इंक्लाइंड है गवर्नमेंट का हिस्सा बनने में। अब मामला ये है कि वो नॉट लेस दैन प्राइम मिनिस्टर होना चाहते हैं और जरदारी साहब भी नॉट लेस दैन प्रेसिडेंट होना चाहते हैं, ज़ाहिर है, ठीक है। तो मेरा ये मालूमात की बुनियाद पे मेरा ये मैं आपको बता रहा हूँ बात कि इस वक्त जो है ना फार्मूले के ऊपर बात हो रही है कि 3 साल शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। मैं वर्ड शहबाज शरीफ कह रहा हूँ, नवाज शरीफ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा 2 साल बिलावल बन जाए। और बाकी जो हुकूमत के बाकी 7 अहम ओहदे हैं, इसको शामिल करके 7 अहम ओहदे हैं और 25 के करीब वजारतें होंगी मरकज़ में। मैं मरकज़ की बात कर रहा हूँ। 7 अहमद में हो गया, सदर हो गया, वज़ीर आज़म हो गया, चेयरमैन सेनेट हो गया, स्पीकर कौमी असम्बली हो गया, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, ये हो गए। और फिर 25 के करीब वजारतें, एडवाइज़र वगैरह भी शामिल कर लें, तो उसमें आगे बंदर बांट होगी। तो मेरे पास ये मालूमात है। बाकी तो आसिफ की ओपिनियन ये है जो आप आसिफ बता भी चुके हैं। देखें वैसे बहुत सारे फार्मूले चल रहे हैं जी, तो लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वज़ीर आज़म शिप पे कोई कंप्रोमाइज़ मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। ये मेरी राय है। नहीं, नवाज शरीफ के हवाले मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, और वो आएंगे तो वो फिर 3 साल के लिए नहीं आएंगे या 2 साल के लिए, वो 5 साल के लिए आएंगे। अब वो हुकूमत कितना चलती है खुदा जानता है। लेकिन एजाज जो आप इसमें अब ऐड करते हैं ना, दूसरी जो सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं, सिराजुल हक साहब का इस्तीफ़ा आया है, गो के उनकी टर्म पूरी हो चुकी थी और 3 माह पहले जमात के वो शुरू हो जाते हैं प्रोसेस। 10 साल अमीर जमात जो हैं धीर से, ये दूसरे अमीर थे केपी से, इससे पहले काजी साहब थे। तो अब 3 नाम आए हैं, इनके अलावा 2 नाम जो आए हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे बेसिकली। जी, इलेक्शन नहीं होता इसमें, आप खुद को कैंडिडेट नहीं साबित अपोज ही नहीं कर सकते। इसमें ये होता है कि शूरा इन तीनों नामों में से किसी पे या अदर देन कोई और मेंबर का नाम भी वो देती है, तो जिसके वोट ज़्यादा निकल आते हैं। लेकिन एक अगर हम अगर बेलाक किस्म का तबसरा करें तो मेरी कल जमात इस्लामी के जो तर्जुमान हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो कहने लगे जी कोई इस्लामाबाद में यहाँ पे बड़ी धांधली हुई है और हम भी प्रोटेस्ट हैं। मैंने कहा जी अगर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में भी इलेक्शन करवाए ना तो आपके कैंडिडेट नहीं जीतते। उसकी रीज़न ये है कि अगर CDA F9 पार्क में किसी लोकल आर्टिस्ट को बुलाता तो आप कहते हैं जी फांसी होने लगी और हमारी डंडा बरदार फोर्स आ जाएगी, तो इंतज़ामिया तो वैसे ही बहाने ढूंढ रही होती है, उसी दिन वो कैंसिल हो जाता है। ये अभी हुआ है 2 माह पहले। तो मैंने कहा आम आदमी ये जो आप लठ बरदार मुल्लों वाला इस्लाम चलाना चाहते हैं सोशल मीडिया के इस दौर में ना, इससे नफरत करता है वो आम आदमी। 3 जो है कता कलामी, वो बात आपकी बड़ी अहम है। 3 उम्मीदवार हैं, एक हैं हाफिज नईमुर रहमान जो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे, क्लोज मार्जिन से हारे और अभी भी। दूसरे हैं लियाकत बलोच और तीसरे खुद सिराजुल हक हैं। और मार्च के महीने में ये 31 मार्च तक ये डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, मैं उसी पे आ रहा था अभी, मैं ये बताना चाह रहा था, मैंने उन्हें कहा कि अगर आप चाहते हैं ना कि जमात इस्लामी अवाम में दोबारा से उसकी कोई होश है और वो मकबूल हो, तो आप हाफिज नईमुर रहमान को कॉपी करें या उसे अमीर जमात बनाएं। ये मेरी कल उनसे बात हो रही थी। देखिए हाफिज नईमुर रहमान जो हैं वो एक मिल में ना अकाउंटेंट हैं, 2 बजे तक जॉब करते हैं और उसके बाद फिर वो तंजीम का काम करते हैं। एक किराए के फ्लैट में रहते हैं, उनके नाम 1 मरला ज़मीन भी नहीं है पाकिस्तान में। गाड़ी उनको जो है वो दी हुई है कंपनी ने जिसमें वो काम करते हैं। उन्होंने अवाम की पल्स पे हाथ रखे, उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी टाइकून से 1500 प्लाट मुतासरीन को दिलवाए, पानी के मसले पे ताकतवर हलकों से टकराए। यही वजह है कि आप देखें बल्दियाती उसमें वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। ऐसे तो अगर इस तरह के लोग आगे आए जो अवाम की सिराजुल हक जो है ना, सियासत मैं आसिफ बात बताऊं, सिराजुल हक खुद किराए के मकान में रहते रहे, ठीक है। मैं वैसे ये जमात इस्लामी का ये है कि मिडिल क्लास आदमी जो सिराजुल हक साहब को अपनी गाड़ी में एक दफ़ा कराची कंपनी से बिठा के आया, इन्होंने वापस जाना था, इनके पास गाड़ी नहीं थी, अमीर बने हैं तो गाड़ी मिली है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जमात इस्लामी का जब कभी हम बैठ के तजिया करते हैं, अमारत जब से KP में गई, मैं 22 के बगैर कह रहा हूँ, काजी साहब भी बहुत नेक आदमी थे, एक पाई के रवादार नहीं थे, ठीक है, इसमें कोई शुबा नहीं है उनकी इंटेग्रिटी पे। लेकिन जो सियासी विजन होता है ना लीडर का 10 साल आगे देखने का और दीवार से पार, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था, जिसकी वजह से जमात को नुकसान हुआ। अभी देखें लोअर दीर से इलेक्शन लड़ा उन्होंने, वो हार गए और ये जमात इस्लामी के अमीर थे और अमीर होके अपना लोअर दीर इनका अपना घर है। और अच्छा इत्तेफाक की बात है जो सिराजुल हक है ये भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, इनका भाई घर है लोअर दीर में
और इनका ये पहले खुद किराए के मकान में रहते थे, जब पेशावर में वजीर थे ना, तो 5 मरले के किराए के मकान में रह रहे थे, और इनकी आमदन वही थी वो जो इन्हें लेकिन मैं जब बात करता हूँ ना, देखें जो विजन पहले दो हमारे अमीर जो थे ना, सैयद अबुल आला मौदूदी थे या तुफैल, उनको तो छोड़ दें, एक्सेप्शनल केसेस थे, और वो उसके बाद अगर आप देखें तो मुनव्वर हसन साहब और अब ये इंजीनियर नईम साहब जो है, हाफिज साहब, ये लोग जो है ना, इनकी जो पढ़ाई है, इनका जो मुतालिया है, इनकी जो फ़हम है, इनका जो स्टाइल है बात करने का, कन्विंसिंग, ये वो चीज़ें हमें दूसरे उन उमरा में वो नहीं नज़र आती। गो के उनका जो तकवा का पैमाना है शायद वो सेम ही हो। खैर एनी हाउ, ये भी एक हकीकत है कि ज़ाहिर है नए लोग आने चाहिए। वैसे हाफिज़ नईमुर रहमान की हमने बात की, आगे आप जब नहीं थे तो मैं और फ़खर ये बात कर रहे थे कि हाफिज़ नईमुर रहमान भी, सारे कैंडिडेट अच्छे हैं, या दूसरे जो कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी के, जो अभी लियाकत बलोच साहब हो गए, या सिराजुल हक साहब, ज़ाहिर है वो उनको तो हम चेक कर चुके। एक और भी बड़े एक रोशन जिसे कहें चेहरा मैं इन समझता हूँ, वो सेनेटर मुश्ताक है जमात इस्लामी के। अगर आप वो देखें तो पूरी सेनेट में या पूरी पार्लियामेंट में अगर किसी बंदे ने वन मैन आर्मी के तौर पे अपोजिशन किया ना, वो सेनेटर मुश्ताक है। और वो कंप्रोमाइजिंग अपोजिशन नहीं की। जमात इस्लामी जो है वो, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चार्ज है कि ये हमेशा मिलिट्री डिक्टेटर्स की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की टीम भी रही है, लेकिन सेनेटर जो मुश्ताक हैं, इनका पार्लियामेंट में रोल ये नहीं रहा, ये इंटायरली डेमोक्रेट रहे हैं। अब ये देखना है, आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। आप देखें कि जमात इस्लामी ने अब ये डिसाइड करना है अपनी फेट। आप ये देखें कि पहले एक अमीर का बोझ नहीं उठा सकी जमात इस्लामी, सैयद मुनव्वर हसन का, उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्हें कह दिया गया था आप आइंदा अमीर नहीं होंगे, और नहीं बनने दिया। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो सैयद मुनव्वर हसन साहब अभी इस दुनिया में नहीं रही। जो उनका स्टैंस था मिलिटेंसी के ऊपर, क्या वो पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के हक में था? मुझे ये बताइए ना कि आप मिलिटेंट्स जो हैं वो आपके हम देखें ना, फौज और इस्टेब्लिशमेंट के रोल के मुखालिफ है, ऐसे ही है ना, एतराज़ करते हैं, सियासी किरदार के मुखालिफ है ना। लेकिन अगर कोई अस्करियत पसंद तंजीमें आके इनको ऊपर अटैक करें, हम इनके साथ मिलते नहीं है या हम इनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर ये मुल्क को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम इनके साथ, हम अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं, हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं। जी, लेकिन तो आप उनके नहीं, मैं बात दूसरी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उन्हें जो हरवाया गया था ना, वो बता के हरवाया गया था, तो इसका मतलब है कि शूरा पे असरअंदाज हो सकते हैं लोग। तो अब फेट डिसाइड ये करनी है। हाफिज नईम तो रोशन ख्याल आदमी है ना जमात के अंदर भी। हालांकि सैयद मुनव्वर हसन, आपको पता है उनकी बेटी की शादी पे जितने ताइफ करोड़ों के मिले थे, वो उन्होंने जो जमा करा दिए थे कि आपको अमीर की बेटी के तौर पे मिले, तो इस पे हमारा हक नहीं है। तो और उनसे पूछा गया आपने गोशवारे नहीं शो किए, तो उनका गोशवारे शो करने के लिए गोशवारे में कुछ असासे होने ज़रूरी हैं। मेरे पास ना कोई घर है, मैं बीवी के 5 मरले के उस मकान में रहता हूँ, और गाड़ी भी नहीं, और बड़े तो खैर। अब दूसरी तरफ भी एजाज बात करते हैं ना, जो इस्तीफ़ा दूसरा आया, पाकिस्तान के सबसे सियासत में सबसे अमीर आदमी जो गिने जाते हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब। इस इस्तीफे के ऊपर मैं कहता हूँ फ़खर पहले बात करें, उसकी वजह आपको पता है? करें प्लीज। नहीं आप, मैं वजह पूछ, मैं जनूबी पंजाब, जी प्लीज, ठीक है फ़खर आप बात करें। मेरा ख्याल है कि ये इमिनेंट था जो तरीन साहब ने रिज़ल्ट दिखाया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, तो इस्तीफ़ा तो बनता था उनका। और मेरा बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको भी ये फॉलो करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई का हो। अब इमरान खान तो है वो नायल हो गए हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मौरूसी जो सियासत है ना, और जो एक शख्सियत परस्ती वाला है, मेरा ख्याल है इससे बाहर निकलना चाहिए। और उससे निकल के अगर ये जब तक कोई पार्टी सिस्टम नहीं चलेगा, यार नाम लो ना यार, क्या नवाज शरीफ को जो है ना, ये जो अगर ये जिस तरह के नताइज आए हैं, मेरा ख्याल है उनको भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो आसिफ अली जरदारी हैं उनको भी नहीं होना चाहिए। यार बड़ी मुश्किल से सियासतदान बनता है यार, मतलब सारी नहीं, देखें ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये इन जमातों का जो वोट है वो इन्हीं शख्सियात की वजह से वोट बैंक है। चाहे वो पीटीआई के इमरान खान का हो, वो वोट सिर्फ इमरान खान के लिए है, इसी तरह नून लीग का सिर्फ नवाज शरीफ के लिए। लेकिन ये देखें, इस्तीफ़ा देने से ये आप ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना बिल्कुल सीन से हट जाएं, आपका वोटर मजीद ज़्यादा कमिटेड होता है। पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़े पैसे लगाने वाले बंदे का नाम जहांगीर तरीन,
जब उसकी पार्टी जीतने का आती वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है पीटीआई अच्छा मैं आपको बैलेंस करने के लिए मियां साहब के साथ। नहीं वो बैलेंस आप देखें नहीं, वो इस पे बात होती थी ना कि वो मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया तो बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को कर दिया, खान को नहीं किया। वो आप जब उसकी हुकूमत आई तो वो नहीं था। अब जब एक पार्टी की उसने सारा वो लॉन्चिंग की, सारा कुछ ये वो, तो पार्टी की तो खैर जो भी प्रोग्रेस हुई वो अपनी सीट भी लूज कर गए, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि वो एक दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने बात की कि मैं सियासत से ही किनारा कशी कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ मेरे पैसे ही जा रहे हैं, मुझे मिल तो कुछ भी नहीं। अच्छा वैसे ना दो बातें मैं बात करता हूँ और फिर हम एंड करें, वो इशारा भी कर रहे हैं कि टाइम हो गया है। एक बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब मुल्तान से भी खड़े थे और लोधरा से भी, पता है ना आपको, और ये पैसा पानी की तरह बहा रहे थे, ठीक है, कि ये जीत जाए। बड़ा इन्होंने हवा बनाई हुई थी यार, वोटरों ने जो भी डिसाइड किया। एक बात तो ये, मुझे मियाँ मोहम्मद अज़हर याद आ गए कि मियाँ अज़हर जब 12 अक्टूबर 1999 को फौज ने कब्ज़ा कर लिया हुकूमत पे, तो मियाँ अज़हर टिप ऑफ कर रहे थे कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये मुस्लिम लीग काफ बन गई और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह थे और वो लाहौर से अपना हल्का हार गए थे और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो वो एक शेर है, उसी बात पे एंड करते हैं मेरे हाल में, कि उसने कहा हर फूल की किस्मत में नहीं नाज़े अरूसा, मैं कहा नाज़े अरूसा, हाँ हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े अरूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए, बाजारों, ठीक है। तो इनका अलमिया ये है कि ये हारने के लिए या पैसे खर्च करने के लिए ये, तो लोग जो है ना वो बेहतर फैसला करते हैं। आज बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून अगर वो मैदान में आए, बड़े बड़े पैसे लेकर आए मैदान में, तो लोगों का मेयार उनको परखने का कुछ और होगा। तो मेरे ख्याल में अभी ख़त्म करें, ठीक है। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आपने हमें कोई मालूमात देनी हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए, और अगर कोई राय देनी हो तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें कीजिए।